हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय शर्मा न्यू एज स्टडी डेटा से आप सभी के सामने हूं। और आज साइंस का जो है चैप्टर नंबर 3 हम एक्सप्लेन करेंगे आप सभी को, धातु एवं अधातु। आई होप दैट जो पीछे मैंने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाया वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, इसको 3 टाइप से पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स जो पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पूरे नोट्स एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2-3 दिन से क्या है रेगुलर क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ। जल्द ही उम्मीद करता हूँ रेगुलर क्लासें मैं ले पाऊँ। उससे पहले जो अपनी क्लास चालू करनी है हमें, चलो जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, धातु और धातु में वर्गीकृत। ठीक है, अगली लाइन क्या बोल रही है, धातु के कुछ उदाहरण है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर। सभी जानते हो आयरन है लोहा होता है, एल्यूमिनियम भी धातु होती है, चांदी भी धातु होती है, कॉपर भी धातु होती है। अधातु के कुछ उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। देखो अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोर्ड का क्वेश्चन यहां से बनेगा और क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि धातु क्या है या अधातु क्या है। क्वेश्चन ये बनेगा कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करो। अंतर करने के लिए आपको मैंने दे रखा है कि भौतिक गुणधर्म। और आप याद रखना, गलती से भी भूलना नहीं है आपको ये चीज कि जो ये भौतिक गुणधर्म के अंतर पूछे तब आपको ये की है टेबल बनानी है और यही काम करना है जो मैंने किया है। देखो सबसे पहला गुण होता है धातु चमक। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, धातुओं की जो सतह होती है चमकदार होती है। सोना चमकता है, चांदी चमकती है, लोहा भी चमकता है। तो धातु की सतह क्या होती है, चमकदार। पर अधातु सामान्यतः नहीं चमकती। अधातु का एक अपवाद है आयोडीन धातु। अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला आयोडीन। ठीक है, चलो तो ये साथ साथ स्लाइड से नोट्स पढ़ाने हैं। टाइम ज्यादा आपका खराब करेंगे नहीं, क्योंकि नोट्स आप सभी के पास है, नोट्स मेरे पास भी और आपके पास भी है। ठीक है, तो कठोरता, दूसरी बात क्या है, कठोरता। धातु कठोर होती है, लोहे पे कभी मुक्का मारना, मुक्का टूट जाएगा, लोहा नहीं टूटेगा। किसी भी धातु को अगर आप टच करोगे या हाथ लगाकर चेक भी करोगे तो वो क्या होगी, सख्त होगी, थोड़ी क्या होगी, मजबूत होगी, कठोर होगी। तो कठोरता अगर देखें तो देखो कठोरता क्या कहती है, अरे क्या यार, धातु सामान्यतः कठोर होती है लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी वे धातुएं हैं जो मुलायम होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिनाक, या जैसे याद रख सकते हो आप, मनाली घूमने गए हो कभी, नहीं गए होगे, मैं भी नहीं गया। पर मनाली के अंदर क्या है आप याद रख सकते हो, मनाली से कनाली याद रख लो, एक ही बात है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, मनाली से कनाली याद रख लोगे, इतना तो कर सकते हो। चलो तो आगे चलते हैं। ये अधिक कठोर नहीं होते, अधातु अधिक कठोर नहीं होता। कार्बन एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखो हीरा एक ऐसा पदार्थ है अधातु होते हुए भी कठोर होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि धातु कठोर होती है, अधातु इतने कठोर नहीं होते, होते तो वो भी हैं पर इतनी ज्यादा कठोर नहीं होते। पर हीरा सबसे कठोर है, विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर कोई है, नेचुरल पदार्थ, वो क्या है, कार्बन का एक अपरूप हीरा। अब अपरूप क्या है, मैं यही ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। अपरूप क्या है,
कार्बन है वो प्रकृति में पाया जाता है तो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। किसमें? विभिन्न रूपों में। और उन रूपों को क्या कहते हैं? अपरूप। जैसे आप याद रख सकते हो फुलरिन है, ये अपरूप है इसका, ग्रेफाइट इसका अपरूप है, और आपका हीरा इसका अपरूप है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अपरूप क्या होते हैं? कार्बन क्या या कार्बन जैसे अन्य तत्व कुछ जो विभिन्न प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं प्रकृति में, मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, इनको क्या कहते हैं? अपरूप। चलो रूप। अब रूप या दिखते कैसे? धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती हैं, केवल मरकरी, पारा, Hg को छोड़कर द्रव में पाया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे वो सारे बता रहा हूं एक बार दोबारा। धात्विक चमक से केवल ये क्वेश्चन आएगा, कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? तो चमकीली कौन सी होती है? आयोडीन। दूसरा क्वेश्चन अगर कठोरता से आएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। याद रखना, एक 3 धातुएं आपको याद रखनी है बस। हीरा कठोर होता है, वो भी अधातु होते हुए भी, ठीक है। रूप क्या होता है? देखो धातु है। लोहा अगर कमरे के ताप पर, अब कमरे के ताप पर हर चीज देखी जाती है कि कमरे का ताप नॉर्मल रहता है, तो कमरे के ताप पर हर धातु क्या होती है? कठोर। लोहा पड़ा है, चाकू पड़ा है, तो चाकू पिघल तो नहीं जाएगा ना, कठोर ही रहेगा। परंतु एक मरकरी, देखो मरकरी जो है, पारा जिसको कहते हो, मरकरी जिसको कहते हो, जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है, वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड होता है, वो धातु होते हुए भी लिक्विड होता है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी अधातु, अगर आपको ये पूछ ले कि अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, तो ब्रोमीन। और अगर धातु पूछ ले तो वो मरकरी। तो ये 2 क्वेश्चन यहां बन गए, ठीक है। हम एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें छोटे छोटे कितने क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आप भी एग्जाम में जब बैठोगे तो आप सोचोगे इससे बाहर कंटेंट आया ही नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। आप लोग बस पूरा फोकस करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे पूरा ध्यान रखो। नोट्स पीडीएफ जो आपको मिलते हैं वो पूरे ध्यान से देखना। वैसे सर्दी ज्यादा है हमारे तो यहाँ, आपके कैसी वो बता देना कमेंट में। चलो अगला देखते हैं, आघातवर्ध्य। आघातवर्ध्य देखो क्या है, शब्द का हिंदी तो पढ़ते हो, संधि विच्छेद करो। आघात प्लस वर्ध्यता। आघात का मतलब क्या होता है? चोट। वर्ध्यता का मतलब बढ़ना। इसका मतलब होता है आघात वर्ध्यता कौन सा गुण होता है पदार्थ का? वो गुण जिससे उस पर चोट देने पर वो बढ़े। तो देखो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं को देखो, लोहे को ही हर बार एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, फिर भी क्या है, लोहार देखा होगा आप लोगों ने, वो क्या करता है, लोहे को पीट पीट कर पतली चादर बनाते। देखो लोहे की जो है, चाकू देखा, चाकू ही एग्जांपल सबसे अच्छा है। चाकू देखो पूरा पतला आता है, उससे अगर कुछ चीजें अलग देखोगे तो आप लोग कुछ भी देख लो यार, गाड़ी का जो पार्ट आते हैं वो लोहे के आते हैं, मोटे आते हैं, तो उनको पीटोगे तो लोहा बढ़ेगा। तो धातु को क्या करोगे, पीटने पर वो क्या होती है, आकार में परिवर्तन, एक चादर के रूप में आ जाती है, और वो चादर का रूप गुण क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता, ठीक है। तो धातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। अधातु में एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है भंगुरता। याद रखना, भंगुरता नाम का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब है पीटते ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना। जैसे कोयले के ऊपर अगर आप हथौड़े से वार करोगे तो वो बिखर जाएगा, तो बिखरने को गुण क्या कहलाता है? तो भाई बिखरने का गुण कहलाता है भंगुरता, ठीक है। चलो तो आगे, तन्यता क्या होती है? देखो धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, अधातु तन्य नहीं होती। अब एक जो आपके क्वेश्चन है, तन्यता क्या है? देखो धातु को खींचकर एक तार बनाया जा सकता है। लोहे के तार आपने देखे होंगे, सोने के तार आपने देखे होंगे, कभी कोयले का तार देखा है? नहीं देखा होगा। और अधातुएं क्या होती है? तन्य नहीं होती, और ये तन्य होती है। यहां से एक छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, पहले मैं देख लूं
पहले 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 वो चीज मैं देख लेता हूं कि वो शायद आगे मैंने दिया है नोट्स में या नहीं दिया। आगे वाले नोट्स में जरूर मिल जाएगा, यहाँ नहीं है तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि सोने को एक क्वेश्चन आएगा कि कितने ग्राम सोने को खींचकर कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं वो चीज क्या है। सोने को कितने ग्राम सोने को खींचा जाए कि वो कितने किलोमीटर लंबा तार बन सके, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी आपने पढ़ा भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक, देखो धातुओं में करंट भी आता है। ये लोग आप देखते हो कि अगर जो तार आते हैं घर में वो कॉपर के आते हैं, तांबे के बने हुए आते हैं या सिल्वर, ठीक है, धातु से बने होते हैं क्योंकि उनमें करंट प्रवाहित हो सके इसलिए। तो धातुएं क्या होती है करंट की सुचालक, धातुएं क्या होती है विद्युत की सुचालक। और ये भी ध्यान रखना जो घर में बर्तन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं पानी वगैरह गर्म करते हैं वो भी क्या होते हैं धातु के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। स्टील छोड़ो, स्टील धातुओं का ही मिश्रण है। तो धातु क्या होती है उष्मा की भी चालक होती है। यानी आप एक लोहे की छड़ी लोगे, इस साइड से गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो पूरी पूरी गर्म हो जाएगी। ताप यहाँ मिल रहा है, गर्म पूरी हो रही है, तो ये क्या हो रहे हैं उष्मा के चालक। यहां से उष्मा मिली, चालन वहां तक कर दिया, तो उष्मा के चालक भी होते हैं और विद्युत के भी। बताते हैं विद्युत और उष्मा के सुचालक होती है सीसा और मरकरी कुचालक होता है। ये अपवाद है, एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर अपवाद से पूछता है। तो क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना कि सीसा और मरकरी जिनमें ना तो विद्युत प्रवाहित हो सकती है ना ही उष्मा। उल्टा देखो अपवाद अगर यहाँ आएगा तो यहाँ जरूर आएगा। यहाँ क्या है धातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, नहीं होती, इनमें करंट नहीं आता। रबड़ को देख लो करंट नहीं आता। फिर देख लो ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट का मतलब क्या, आपके कच्ची पेंसिल में पेंसिल आती है अपनी जो बच्चों वाली, आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास तक ही काम में लेनी पड़ी थी, आजकल तो इतनी लेनी पड़ती है, पहले हम लोग तो 5वीं तक काम में लेते थे। तो जो कच्ची पेंसिल है उसके जो आप छीलोगे जिससे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है जिसे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट होता है। अगर आप पेंसिल को दोनों साइड से छीलकर एक प्लग में डाल के लगा दो तो गए काम से। तो करंट ग्रेफाइट क्या करता है प्रवाहित करता है अपने अंदर से। घनत्व है, घनत्व क्या सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक एवं घनत्व कम होता है और सामान्यतः धातुओं का घनत्व गलनांक कम होते हैं। अपवाद याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। ध्वनि क्या होता है, देखो ध्वनि का मतलब होगा आवाज पैदा करने वाला। तो देखो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। धातुओं पर अगर आप वार करोगे तो वो क्या करेंगी आवाज पैदा करेंगी। और अधातुएं ध्वनि नहीं होती। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातु क्या बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। तो इसको एक चीज से याद रख लोगे, अधातु ऐसे स्टार्ट हुआ तो ये ऑक्साइड कैसा बनाएगी अम्लीय, और धातु है वो बचा कौन सा क्षारीय, ठीक है। साथ साथ में एक्स्ट्रा चीजें कुछ थोड़ी बहुत लिख दूं, ज्यादा नहीं लिख रहा, वो चीजें यहाँ कम से कम आप देख लें एक बार। धातु के रासायनिक गुणधर्म, वायु के साथ अभिक्रिया, धातु वायु के साथ, देखो धातु वायु क्या होती है ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी धातु ऑक्साइड। अब आपको पिछले चैप्टर की तरह ही मैं एकदम नॉर्मल तरीके से सारी अभिक्रियाएं करवाऊंगा, एकदम इजी इजी। देखो कॉपर क्या है धातु, ऑक्सीजन क्या है जो हमें लेनी है, धातु ऑक्साइड बनेगा। देखो कॉपर ऑक्साइड CuO बन गया, पर हमको पता है O2 से रिएक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है कॉपर कर रहा है। अब ये क्या है असंतुलित अभिक्रिया। संतुलित कब करोगे जब दोनों की औकात सेम होगी। ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं 2 हूं तू अकेला, मेरे पास 2 रुपए तेरे पास 1 रुपया, पहले मेरे बराबर औकात करके अपनी, तो ये क्या करेगा ले अब मैंने औकात तेरे बराबर कर दी, चल अब आप रिएक्शन करते हैं, तो ये हो गया रिएक्शन। फिर ये बोलेगा कॉपर कि ले अब तो कंडीशन हमारी भी वही है, भिखारी हो गए हम, 2 एक एक हो गया। बोले नहीं यार अभी भी 2 2 है, ठीक है। इस तरह से आपको संतुलित करके अभिक्रिया दे रखी है। तो देखो कॉपर था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे यार
चलो, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्यों आ गया? क्योंकि ये वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये आग क्यों पकड़ते हैं? तो आग इसलिए पकड़ते हैं बेटा क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व हैं, अधिक क्रियाशील तत्व हैं, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन बना सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलो तो कंप्लीट, अरे काहे का कंप्लीट, ये डिजिटल बोर्ड। चलो आगे चलते हैं भाई। चलो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी। पीबी यानी क्या था? पीबी क्या था? पीबी वो था जो आपको अब याद नहीं रहा। पीबी क्या था? अरे पीबी अभी पढ़ा है भाई मैंने, देखो सारणी में अपने पीबी आया था, सीसा। ये भी नहीं याद रख सकते। चलो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। एजी, चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखो चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसी कारण गहने चांदी और सोने के बनाए जाते हैं, न कि लोहे के और कॉपर के। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाता है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल पैदा करते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, उसके अभिक्रिया देखो अगर HCl अम्ल के साथ हो या NaOH क्षार के साथ हो, तो ये क्या करते हैं? H2O जल बना दिया एक साइड, और एक साइड क्या बना दिया इन्होंने? लवण बना दिया। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया और यहाँ सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, या सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं? धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड या प्लस हाइड्रोजन। और धातु ऑक्साइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो वो क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। देखो ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और केवल भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। और गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता? शीशा नहीं करता, कॉपर नहीं करता, सोना नहीं करता, चांदी नहीं करता। चलो, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। अब ये यहां से मैंने आपके 4 क्वेश्चन क्लियर कराए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली या क्रियाशील 3 धातुओं के नाम लिखो या एक धातु का नाम लिखो, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और अगर गर्म जल के साथ अभिक्रिया पूछे तो मैग्नीशियम, भाप के साथ, केवल भाप के साथ, या ना ठंडे के साथ करेंगे ना गर्म के साथ, तो वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। जल के साथ अभिक्रिया ना करें वो कौन है? सीसा है, कॉपर है और गोल्ड है और सिल्वर है। फिर इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो देखो H2O जल में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के क्या हो जाते हैं? बुलबुले इनके साथ चिपक जाते हैं और ये जल में तैरने लग जाते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी करते हैं अपना, क्योंकि ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। मैं 25 मिनट की ये क्लास है और 25 मिनट की हम लेंगे कब? जब मौका मिलेगा तब। तो मैं ये चाह रहा हूँ 25 मिनट की क्लास में अच्छे से आपको क्लास आपकी अच्छे से हो। उदाहरण देखो, आपको उदाहरण आपको दे रखे हैं, बहुत सारे दे रखे हैं भाई। सोडियम की अगर हाइड्रो मैंने करवा दी H2O के साथ अभिक्रिया तो NaOH बन गया। यही हमने पढ़ा था, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो यही देखो, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, हो गया हो गया। ये देखो
कॉपर AgHg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी एक काम की बात है, लिख लेना ये चीजें। धातुओं की अन्य धातु के साथ, धातु लवणों के साथ विक्रिया, तो धातु अगर कोई क है और लवण विलयन ख है तो लवण विलयन क का बनेगा और ख बाहर निकल जाएगा। ये उनके समझ में नहीं आया, जिन बच्चों ने अभी तक बुक में नोट्स नहीं पढ़े हैं, बुक नहीं पढ़ी है, तो उनको बता दूं कि अधिक क्रियाशील धातु अपने कम से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यह विक्रिया की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी, कम जो अधिक क्रियाशील हो वो कम क्रियाशील को बाहर भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, वही ये अभिक्रिया है। वही ये कहना चाह रहा है कि ये कमल है और ये ख से खुशी है, खुशी है ये राहुल के साथ है। कमल जी आए, विलियन बनाया खुशी के साथ, अब कौन जुड़ गए? कमल जी जुड़ गए और राहुल जी बाहर बैठ गए। सॉरी 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 सॉरी, ये तो बड़ी अच्छी बात लगी हमको कि अब की बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की बजाय तो फ्रेंड्स बने हैं, क्योंकि यहाँ तो कमल है। खुशी जी बाहर हो गई, खुशी जी इस मैटर से बाहर, और आए कमल के साथ उनके बेस्ट दोस्त राहुल। इन्होंने तोड़ा दिल और इन्होंने संभाल लिया। ठीक है, तो ऐसा ही आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी और शायद आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, आप लोग यही चीजें आसपास देख रहे हो, समाज ऐसा बन चुका है। अब सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। देखो अवरोही क्रम क्या है? यहाँ सबसे क्रियाशील ये है, इसके बाद 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 ये है। तो क्रियाशीलता का क्या है? एक क्रम है, एक ऑर्डर है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ी वाली ऊपर आएगी, नीचे वाली धीरे धीरे नीचे आएगी, तो घट रही है क्रियाशीलता। ठीक है, चलो तो जल्दी से देखो ये लास्ट तक है। एयू सबसे कम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन में पूछ ले अगर एग्जाम में कि सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखे, तो वो है एयू, यानी गोल्ड, यानी सोना। धातु की ये थोड़ा सा सही कर लेना, एक्यू नहीं होगा, एजी होगा, सिल्वर या चांदी जिसको आप बोल सकते हो, यहां होगा। ठीक है, ध्यान रखा करें ऐसी चीजें कुछ जो है। देखो धातु के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। संयोजकता कोष की प्रवृत्ति में समझाऊं, संयोजकता कोष क्या होता है? कोई भी परमाणु है उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिस लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है? संयोजकता कोष। और अष्टक नियम आपके इस बार हटा दिया गया है, पर बता दूं वो चैप्टर ही हटा दिया, पर एक चीज बता दूं कि किसी भी तत्व को स्थायी होने के लिए, एकदम मजबूत बनने के लिए, ऐसे दिखने के लिए, जिम वाले की तरह दिखने के लिए क्या करना होता है? उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से भी करेगा, उसके पास कम है तो वो दूसरों से लेगा, और ज्यादा है तो वो दूसरों को देकर खुद के 8 बचाएगा। तो ये चीज आपको मैं बताऊं, NaCl का निर्माण देख लो। Na का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको भरना आता होगा। 2 8 1 11 हो गए। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 2 10 और 1 11। सोडियम कितने पे आता है? 11 पे। तो ये हो गए 11, ये 2 8। तो 2 8 का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, तब 8 हो गए। भाई 7 को लाकर 8 बनाए वो तो मुश्किल है, एक को फेंक देगा, तो n+1 एक प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सोडियम फिनाइल बन गया। ये क्या है? क्लोरीन के पास क्या है? 2 8 7, इसको एक चाहिए भाई, 7 तो छोड़ नहीं सकता, एक चाहिए इसको, एक इस वाला ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? Cl- तो ये बनेगा, और जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? देखो ये लास्ट पेज है भाई, इसके बाद अगली क्लास में बात करेंगे।
आयनिक यौगिक क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत बल अगर आपको कोई पूछ ले तो वो स्थिर वैद्युत बल होता है, नाभिकीय बल होता है, सॉरी नाभिकीय बल होता है दुनिया का सबसे मजबूत, तो नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स। देखो आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, भौतिक प्रवृत्ति, ये कठोर, ये ठोस और बहुत कठोर होते हैं, ये सामान्यतः है भंगुर होते हैं। मैंने बताया था भंगुर का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बट जाना, कोई चोट दे दो, अब टुकड़ों में कैसे बटेंगे उसका आपको रीजन बता दूं, काम का नहीं है पर रीजन बता दूं। देखो भंगुर, और वो भी कौन? आयनिक यौगिक। अब आयनिक क्या होता है? जैसे अभी भी हमने पढ़ा Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। तो दोनों क्या है? आयनिक। तो ये तो है नहीं कि एक एक तत्वों से मिलकर ही NaCl नमक बन गया, नमक तो बहुत सारा होता है। उसमें क्या होता है? एक Na+ किससे जुड़ा होता है? Cl- से, और फिर ये Cl- Na+ से, फिर यहाँ ये भी Cl- से, ये Cl- Na+ से, अब ये Na+ इससे भी जुड़ा हुआ होगा, फिर यहाँ Cl- आएगा, ये Cl- इससे जुड़ा, यहाँ Na+, Cl- Na+। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित, दूर फेंकता है, प्लस प्लस को। माइनस माइनस को क्या करता है? दूर फेंकता है। पर अगर प्लस और माइनस हो तो पास पास आते हैं। देखो यहाँ क्या, प्लस और माइनस पास पास आ रहे हैं, पास पास है, पास पास जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब क्या होता है जब इनमें चोट मारी जाती है, तो मान लो यहां से ये Na थोड़ा सा टूटकर यहां आ जाए, Na खिसक जाए, ये Na इस Na के पास आ जाए, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? टुकड़ों में टूटने की कोशिश करेंगे, और टुकड़ों में टूट जाएंगे तो क्या, किस प्रकृति का बारे में बात करेंगे? भंगुर के। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। देखो नमक को बहुत ज्यादा गर्म कर लो, नमक पे लोग आजकल मूंगफलियां सेकते हैं हम लोग, फिर भी वो पिघलकर पानी नहीं बनता, ठीक है? तो इनका गलनांक यानी गलने की जो क्षमता है वो क्या है? बहुत ज्यादा होती है। तो गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा है। घुलनशीलता, घुलनशीलता किसी विलयन में घुलना, तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। देखो नमक को आप जल में डालोगे वो घुल जाएगा, और केरोसिन और पेट्रोलियम में नहीं घुलेगा, ठीक है? विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। इसका एक रीजन है, देखो सारे आयन क्या है? बंधे हुए हैं आपस में, NaCl- से, Cl- Na से, फिर ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये ठोस होंगे तो ये क्या होंगे? ठोस होंगे तो मुक्त अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन या आवेश नहीं पाए जाएंगे, तो क्या नहीं करेंगे? विद्युत का चालन नहीं करेंगे। अगर नमक पड़ा है तो नमक के अंदर आप करंट लगाओगे, एक साइड आप हाथ लगाओगे, करंट नहीं आएगा। पर नमक को पानी में घोल लिया, फिर पानी में करंट लगाओ और पानी में उंगली दो, पता चल जाएगा, क्योंकि वहां क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में, ठीक है? ये चीज बताई गई है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, पर ठोस में नहीं करते। धातु की प्राप्ति या धात्विकी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसके जस्ट बाद आपको एक चीज और पढ़ा दूं, अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे लोहे का अयस्क होता है। सक्रियता श्रेणियों संबंधित धातुक्रम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन करना पड़ता है इनका, जो जो ऊपर ऊपर है एल्यूमिनियम तक, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक। फिर मध्य में जो विक्रियाशील तत्व होते हैं, जिंक है, आयरन है, सीसा है, कॉपर है, मरकरी है, सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है इनका, तब जाकर ये प्राप्त होते हैं।
सबसे कम क्रियाशील है सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है। बाकी में क्या क्या पाई जाती है, सल्फाइड की, ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, तो इनमें अशुद्धि पाई जाती है, इनमें भी कोई अशुद्धियां होती है पर विद्युत अपघटन द्वारा सही की जाती है। धातु का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना 3 चरण में होता है, अयस्कों का समृद्धिकरण, अयस्कों का धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के परिष्करण। ये चार्ट आपको पढ़ा दूं, इसके बाद कल की क्लास में बात करेंगे। अयस्क क्या होता है, इसका सांद्रण, इससे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभी देखा हमने मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील, सल्फाइड और एस, कार्बोनेट एस ये पाए जाते हैं, इनमें सल्फाइड एस और गलित धातुओं का विद्युत अपघटन करके इनकी प्राप्ति की जाती है धातुओं की, ठीक है। चलो 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 जल्दी से ये देख लो, ये गैंग वगैरह ये कल हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। देखो सिनावार है, वायु है, सीमित है, वर्जन, निस्तापन, ये दो परिभाषा ये पूछ सकता है, वर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्जन क्या है, धातु का परिष्करण करने की अभिक्रियाएं हैं जो आगे आएंगी आपके, धातु का ऑक्साइड है, धातु में अपचयन है, धातुओं का शोधन है। ये एक चार्ट है जो हम लोगों ने आपको केवल समझाने के लिए बनाया है, ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे से हम जो क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, देखो कल की क्लास में हम कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे, इसके बाद धातु का परिष्करण कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, एक दो ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण पिछले कई चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। धातुएं क्या हो जाती है, अम्ल या जो वायु में आर्द्रता है उसके संपर्क में आने के कारण क्या होते हैं, उनकी ऊपरी परत का क्षय होने लगता है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण से बचने के जो उपाय पढ़ेंगे, बस ये चैप्टर खत्म, इतना ही चैप्टर है। भर्जन है, निस्तापन है, इनके बारे में कुछ फर्क पढ़ लेंगे। देखो अयस्कों की वायु में उपस्थिति में गर्म किया जाता है और ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनको भर्जन करोगे तो ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे, और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा चेंज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कल बता दूंगा, और ये बाद में मैं मेरे वाले नोट्स जो क्लियर आपको पूरे करवाऊंगा, और इसके बाद जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके जस्ट बाद मैंने पीडीएफ लगा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो देख लेते हैं। वो हम लोगों ने पढ़ा है, धातु चमक पढ़ ली, आघातवर्धकता पढ़ ली, तन्यता पढ़ ली, चालकता पढ़ ली और ध्वनिकता पढ़ ली। 1 ग्राम मैंने अभी बताया था, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार। बिजली के तार धातु के बनते हैं, तथा ये थोड़ा सा क्या है ऐप पर, ये यहाँ उन पर है, तथा उन पर पीवीसी या रबड़ जैसी सामग्री की परत क्यों चढ़ी हुई होती है, करंट से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि धातु है, तार होता है, धातु होती है, विद्युत का चालन करने पर ऊपर रबड़ या पीवीसी की जो परत होती है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक, इसलिए करंट से बचने के लिए उनकी परत चढ़ानी पड़ती है। और ऐसे ही बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कितने क्वेश्चन आपको दूं, केवल 15 क्वेश्चन आपको पढ़ने, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आज का जो चैप्टर था उसको यही खत्म करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरे को घर जाना है जल्दी से जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ स्टूडियो में, अभी बहुत टाइम हो गया मुझे। ठीक है दोस्तों, बाय।